फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के बारे में। ठीक, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट ऑफ enduring नेचर, that is the benefit of which is not exhausted or consumed within the accounting period is capital expenditure। ठीक, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमको एक अकाउंटिंग ईयर में ना मिलके उससे ज़्यादा टाइम में मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई फर्नीचर खरीदा, तो उस फर्नीचर का जो बेनिफिट होगा वो हम सिर्फ एक साल तो लेंगे नहीं कि एक साल हमने बेनिफिट लिया और उसके बाद उसको हमने फेंक दिया। ठीक है, या उसका काम ख़त्म हो गया। फर्नीचर खरीदेंगे, बुक खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे, बिल्डिंग लेंगे, मशीनरी लेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि इसका बेनिफिट हमको मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलता है। ठीक है, एक साल से ज़्यादा मिलता है। ठीक, तो वो हमारा क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे लिखा जाता है? बैलेंस शीट के एसेट्स में। ठीक है, इसको कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं। फिर कैपिटल रिसीप्ट है। कैपिटल रिसीप्ट क्या होगा? कैपिटल रिसीप्ट्स आर द रिसीप्ट्स बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन that are received for a specific purpose। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिला हो। ठीक, जैसे क्या मिलता है? डोनेशन हो गया, है ना, डोनेशन हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। ठीक है, कोई फंड हमको मिला। ठीक, या मान लीजिए हमको कोई जो है स्पेशल ओकेजन के लिए मिला है, तो वो हमारा क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट को भी हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक, फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द एनपीओज यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टू कैरी आउट द एक्टिविटीज फॉर विच इट इज सेट अप बट एक्सक्लूडिंग द एक्सपेंसेस दैट आर कैपिटल इन नेचर आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक जो है स्कूल है, तो स्कूल हमारा एनपीओ है। ठीक, तो उसमें जो है क्या दिया है? एक स्कूल है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है कि फर्नीचर कुछ खरीदे जाते हैं, बेंच वगैरह खरीदे जाते हैं। तो फर्नीचर अगर खरीदा गया तो ये कौन सा होगा? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक, अब स्कूल को रन कराने के लिए, स्कूल को चलाने के लिए टीचर्स को देनी होगी सैलरी। ठीक है, सैलरी देना होगा। मान लो कि बिल्डिंग रेंट पे ले रखा है तो रेंट देना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? हमारी रेवेन्यू। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए जो खर्चे होते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन उन एक्सपेंसेस को छोड़ के जो कैपिटल नेचर के हैं। ठीक है, यानी किसी एसेट्स पे कोई ऐसा एक्सपेंस किया है हमने जिसका बेनिफिट हमको मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलेगा। ठीक, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा कहाँ जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा हमारा, ठीक, ये कहाँ पे आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। ठीक है, फिर इसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर द अमाउंट रिसीव्ड एज इनकम। इनकम कोई मिला, जैसे सच एज रेंट मिला, लेक्चर का पैसा मिला, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। ठीक, या फिर मान लीजिए और भी कोई कई सारे रिसिप्ट्स होते हैं, मैच टिकट सेल किया, ठीक है,
या कोई जो है हमने और पार्टी रख दी, या कुछ मतलब हमने कोई प्रोग्राम रखा, कंपटीशन रखा, उससे कोई पैसा आया, तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट होगा। लेकिन अदर देन इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो हमको क्या मिला है, डोनेशन फंड मिला। क्या मिला? डोनेशन फंड। और इसको हमने कर दिया इन्वेस्ट, तो इन्वेस्ट किया है तो इस पे हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट हमारा कैपिटल नेचर का होगा, इसलिए इसी डोनेशन फंड में ऐड होगा, ना कि इसको हम इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि डोनेशन का पैसा क्या है? डोनेशन फंड है, स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, फंड मिला, फंड कोई भी होगा वो हमारा स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो डोनेशन फंड, कोई भी डोनेशन, मान लीजिए बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग डोनेशन फंड मिला, तो बिल्डिंग डोनेशन फंड हमारे पास पैसा था, अवेलेबल था, तो हमने क्या किया, उस फंड के पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट से जो इंटरेस्ट मिला वो क्या होगा? कैपिटल नेचर का होगा, बिल्डिंग डोनेशन फंड का। तो ये हमारा कैपिटल नेचर का है, इसलिए इसको हम जो है डोनेशन, बिल्डिंग डोनेशन फंड में ही ऐड करेंगे, ना कि इसको हम इनकम में शो करेंगे। इनकम हमारा क्या होगा? जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता है वो होगा, हमारे पास कैश में बैंक में बैलेंस था, उससे कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उस पे मिलने वाला सिर्फ इंटरेस्ट ही हमारा रिवेन्यू रिसीप्ट होगा, बाकी इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ कैलकुलेशन है इनकम और एक्सपेंस का, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द करेंट ईयर। करेंट ईयर में जो भी एक्सपेंसेस हुए उनको लिखना है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो पे किया गया हो या ना किया गया हो, मिला हो या ना मिला हो। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमने जैसे बताया था कि सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट होता है, ठीक है, करेंट ईयर का, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे करेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस मिला हो, उसे ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो अमाउंट होगा उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, और इसी पे एक एग्जांपल भी देख लेंगे। अमाउंट पेड फॉर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, तो एक्सपेंसेस पे किया ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे लिख लेंगे जितना टोटल पे किया होगा, चाहे वो जिस ईयर का हो, करेंट, प्रीवियस, नेक्स्ट, चाहे जिस ईयर से रिलेटेड हो। फिर उसमें ऐड क्या करेंगे हम? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। एंड ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर के एंड में जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होगा उसे ऐड करेंगे। और ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि वो किससे रिलेटेड है? करेंट ईयर से रिलेटेड, इसलिए ऐड होगा। फिर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, मीन्स एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल के एंड में कोई एडवांस पेमेंट हमने एक्सपेंस के लिए किया है तो वो करेंट ईयर से रिलेटेड है, तो उसे भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक, लेस क्या होगा? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर यानी एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि पिछले साल बकाया था तो पिछले साल का पैसा बकाया रहा होगा, इसलिए उसको माइनस करेंगे। और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, तो करेंट ईयर के एंड में अगर हमने कोई एडवांस पेमेंट किया है तो वो भी किससे रिलेटेड होगा? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगले साल के लिए हमने एडवांस पेमेंट किया है, इसलिए उसको भी हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा? अमाउंट टू बी सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसमें किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एक एग्जांपल है एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए। इन द ईयर एंडेड 31st March 2018, सैलरीज पेड अमाउंटेड टू ₹2,04,000, ये सैलरी पे किया है। ठीक है, फिर दिया है असर्ट इन द अमाउंट चार्जेबल टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक वर्ड का ध्यान रखिएगा, फॉर और ड्यूरिंग। ठीक, जब फॉर होता है तो ये करेंट ईयर को इंडिकेट करता है, और ड्यूरिंग में करेंट ईयर का अमाउंट प्लस प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्लस नेक्स्ट ईयर का अमाउंट सारा इंक्लूड होता है।
तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉर द ईयर एंडेड, करेंट ईयर का सिर्फ कैलकुलेट करना है। और उसके लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखेंगे, सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो कितनी सैलरी पे की है हमने, 2,04,000। ये कितना है, 2,04,000 रुपीज़ हमने पे किया। अब इसमें ऐड क्या होगा, जो करंट ईयर का हो ऐड कर लो। और करंट ईयर का इसमें क्या होगा, देखो प्री पेड मतलब पेड इन एडवांस है। तो अगर पिछले साल हमने प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस पे किया है तो करंट ईयर का वो क्या होता है, अमाउंट रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और क्या प्लस करना है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2018, ये प्लस होगा, करंट ईयर का है। फिर प्रीपेड सैलरीज ऑन 31 मार्च 18, अगर हमने सैलरी 31 मार्च 2018 को पे किया, मान लीजिए आज 31 मार्च 2018 है, तो हम कल के लिए पेमेंट करेंगे, मतलब ये क्या होगा, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो इसको माइनस करेंगे। और अगर कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग था पिछले साल, तो वो पिछले साल का है, तो हम उसे भी माइनस करेंगे, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो अब ऐड कर लीजिए, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2018, तो कितना दिया है आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 को, 15,000। और फिर दूसरा क्या आ जाएगा, प्रीपेड सैलरीज ऑन 31 मार्च 2017, प्रीवियस ईयर में जो प्रीपेड था करंट ईयर से रिलेटेड है उसको भी जोड़ेंगे। तो 15 और 24 39,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2,43,000। और इसमें से लेस क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2017, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे 18,000 रुपीज़, तो 18,000 ये माइनस हो जाएगा। और प्रीपेड सैलरीज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को अगर प्रीपेड है मतलब वो किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से, करंट ईयर के एंड में प्रीपेड नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। 12,000 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 30,000। और आंसर फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, 2,13,000। ठीक, अमाउंट एक्सपेंस है तो ये डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस का। ऐसे ही हमारा इनकम का है, तो इनकम का क्वेश्चन जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसी के साथ आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और फिर उसके बाद हम आपको क्या बता देंगे स्टेप कि कैसे हम जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, थैंक यू।